नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। इसी के साथ आइए स्वागत कर लेते हैं अपने आज के गेस्ट रंजय त्रिपाठी जी का। रंजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। दर्शकों, कल अविश्वास प्रस्ताव का तीसरा दिन था जब प्रधानमंत्री ने सारी चर्चा का विराम किया और वो कांग्रेस और वो विपक्ष जो मणिपुर पर प्रधानमंत्री को सुनना चाहता था, अफसोस है कि जब प्रधानमंत्री मणिपुर पर बोलने लगे तो विपक्ष गायब था। आइए रंजय त्रिपाठी जी बहुत पैनी और गहरी दृष्टि और जमीनी नजर रखते हैं पूरे नॉर्थ ईस्ट पर। रंजय जी, प्रधानमंत्री ने जब ये कहा कि नॉर्थ ईस्ट हमारे जिगर का टुकड़ा है और खास तौर से उन्होंने ये कहा कि नॉर्थ ईस्ट आगे आने वाले समय में जो विश्व राजनीति में देख रहा हूं, जियो पॉलिटिक्स में देख रहा हूं, मैं जान रहा हूं, उसके आधार पर पूरे साउथ एशिया का सेंटर होगा। आप मणिपुर पर इससे पहले भी प्रारंभ पे चर्चा कर चुके हैं। ये कौन सा नया एंगल प्रधानमंत्री ने दिया, जरा दर्शकों के लिए बताइए। नहीं, पिछली बार की वीडियो या मेरी कुछ पीछे इसी विषय पे फेसबुक पोस्ट रही हूँ, कुछ लोगों के कमेंट आए कि हम लोग यहाँ पे लखनऊ में बैठ करके, गोरखपुर में बैठ करके मणिपुर में इतना बात कैसे कर रहे हैं। तो इसलिए आपके दर्शकों को एक शॉर्टली एक 30 सेकंड में मैं बता दूं कि 1994 वो साल था जिस साल से हम नॉर्थ ईस्ट जाना चालू कर दिए थे, क्योंकि मेरा कार्य क्षेत्र ऐसा रहा है कि मैं सभी यूनिवर्सिटी जाता हूँ, सभी रिसर्च इंस्टीट्यूशन जाता हूँ। तो जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, चाहे वो इक्वाइन पे रही हो, चाहे वो पिग्स पे हो, या डिफेंस के कुछ पूर्वोत्तर में लैब हैं, जोरहट में लैब हैं, लखीमपुर में कुछ हैं। लखीमपुर एक हमारे उत्तर प्रदेश नहीं, असम का भी एकदम एकदम पूर्वी जिला है लखीमपुर। तो ये भी दर्शक जान लें कि लखीमपुर असम में भी है। तो हुआ, या चाहे आपका नागालैंड में ही आपका जो याक होता है, याक पे रिसर्च होती है, बहुत बड़ी याक की रिसर्च लैब है नागालैंड में है। एनआईटी आपका सिलचर, एनआईटी अगरतला हुआ करता था, तब हम लोग जाया करते थे, वो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करते थे। तो 1994 से मैं आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, और एक दो नहीं, मैं 15 दिन लोगों के बीच में, उन लोगों के बीच में रुका हूँ, रहा हूँ और काम किया है। तो अब अंतर हम बता देते हैं कि हम दिल्ली में पढ़े लिखे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई लिखाई किए। तो दिल्ली के उस माहौल में रहते हुए भी हमको पता लगता था कि जब भी पूर्वोत्तर का कोई आता था, सब बोलते थे चिंकी 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 चिंकी। सब बोलते थे कि अरे ये वहां तो मेढक भी खाते हैं, वहां सांप खाते हैं, कुत्ता खाते हैं, बिल्ली खाते हैं, आधी 5 बजे बाद निकलोगे तो गर्दन से उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये सारी ये कहानियां आप सोचिए कि कैसा भारत देश में पूर्वोत्तर के बारे में फैली हुई थी कि, और जब हम वहां जाना किए, बड़े डरते डरते जाना चालू किए। मतलब ऐसा था कि अब हम युद्ध पे जा रहे हैं, सीधा मोर्चा लड़ाई पे ही हमको कंपनी भेज रही है कि अब वापिस आना नहीं है। बट वहां जाके देखते हैं तो एकदम पूरा ही उल्टा माहौल है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, वहां के लोग ऐसे सड़क पे कुत्ते मार के नहीं खा रहे हैं। हम घूम रहे हैं रात में, कोहिमा की सड़क हो, या चाहे आप मेघालय में आ जाएं, दूर आप किसी भी मेघालय के चेरापूंजी, शिलोंग चले जाएंगे, चाहे आप कोहिमा, इम्फाल, मिजोरम चले जाए, हमको किसी ने नहीं मारा आज तक, ना हमको किसी ने काट के खाने की कोशिश की, ना हमको वहां पे लोग सांप खाते दिखे, ना कुत्ता खाते दिखे। हाँ, नॉनवेज खाते हैं, वो लोगों का एक कल्चर है, वो अलग है। तो एनीवे, तो मैं बता दें कि ये सारी चीजें मैं 1994 से देख रहा हूँ, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ। और जिस वक्त में ये मणिपुर की घटना चली थी, मैं बीसीयू मणिपुर के स्टूडेंट के साथ में मैं डिस्कशन किया। मैं उस बीच में मैं गुवाहाटी भी हो गया था, आपको पता होगा। उसी बीच में हम 2 चक्कर भी मारे आए थे। तो एनीवे, तो चीजें ये होती हैं कि जानते हैं। अब बात करके आते हैं प्रधानमंत्री के इस पे। तो एक जमाने में जब पूर्वोत्तर को बोला जाता था कि ये मतलब जो अभी मैंने बताया ये इमेज थी। आज के जमाने में लोगों, जब प्रधानमंत्री बोलते हैं कि पूर्वोत्तर जो है वो साउथ ईस्ट एशिया का एक धुरी होगा, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। अगर दर्शकों को मालूम हो तो बहुत जल्द ही दिल्ली से बैंकॉक की रोड खुलने वाली है। दिल्ली से आप गाड़ी स्टार्ट कीजिए और एक रोड पकड़िए, वो रोड पे सीधे चलते 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 आप बैंकॉक उतर जाएंगे। मैं उसका रास्ता भी बता दूंगा अगर आप चाहें तो, कौन से रास्ते से जा रही है वो। और वो रास्ता जो बन रहा है, जो गुवाहाटी से आगे निकल करके आपका मणिपुर ही होते हुए, मणिपुर क्योंकि आखिरी है बर्मा में, वहां से असम से सीधे रोड मणिपुर में ही घुस रही है, किसी और राज्य में इधर उधर नहीं जा रही है, मणिपुर में घुस रही है। और मणिपुर से म्यांमार घुस रही है, और म्यांमार होते हुए थाईलैंड रोड जा रही है। तो अब क्या होता है कि जब एक सड़क बन रही है थाईलैंड, और अब आप थाईलैंड से उसको आगे एक्सटेंड कर दीजिए कि शायद ये रोड आपको मणिपुर से आगे होते हुए वियतनाम में भी घुस सकते हैं। यही रोड से आप इंडोनेशिया से होते हुए आप सोचिए आप सिंगापुर भी घुस सकते हैं,
कनेक्टिविटी बन सकती है ना सारी चीजें। तो और आप देखिए वो एक बहुत बड़ा बिजनेस का एक सेंटर है। आप देखा जाए तो थाईलैंड वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक तरह से मान के चलिए रबर उत्पादक है। हमारे देश को कितने रबर की जरूरत है, रबर उत्पाद की कितनी जरूरत है। हमारा वहां से डायरेक्ट थाईलैंड से रोड कनेक्शन होगा, माल ढुलाई आसानी होगी, डायरेक्ट हमारा आपको पूरा थाईलैंड से जब आप माल लेकर के आएंगे तो आप चाहेंगे तो सीधे सीधे लैंड होते होते आप इधर घुस जाएंगे। हमारे जो पूर्वोत्तर में जो सीधे प्रोसेसिंग हमारा पूर्वोत्तर में हो सकेगा उसका, ठीक है ना। प्लस आप देखेंगे तो जो हमारे भारत के लिए हमारे सीधे इंडिया से एक ट्रेड रूट पूरा खुल जाता है पूरे ईस्ट एशिया के लिए, डायरेक्ट रूट खुलता है, समुद्र का रास्ता आपको अपनाना नहीं है, कई दिन लग जाते हैं उससे, जरूरत नहीं। अभी तो ये रूट तो शुरुआत है ना, ये एक्सप्रेस वे जो है ये एक्सप्रेस शुरुआत है। यू नेवर नो कि कल को रेल लाइन भी बना सकते हैं। हमारे लिए रेल लाइन बनाना कितना बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। यहाँ से आप गुवाहाटी से थाईलैंड के लिए रेल लाइन बिछाने में कितनी बड़ी समस्या है। भारत का आप दिल्ली जम्मू से अगर आप एक चेन्नई की रेल चलाते तो उससे तो छोटी रेल लाइन पड़ेगी ना, वो उसमें भी तो हम रेल लाइन भी खींच सकते हैं, माल ढुलाई भी कर सकते हैं। तो व्यापारिक एंगल से आप देखिए। दूसरा आप देखिए हमारे पूर्वोत्तर, हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स के कुछ ऐसे स्पोर्ट्स का गढ़ है, चाहे वो आप बॉक्सिंग ले लीजिए, हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे बॉक्सर पूर्वोत्तर से पैदा हुए, चाहे डिंको सिंह हो, मैरी कॉम हो, बहुत लोग हैं जो पूर्वोत्तर से पैदा हुए, उन्होंने इतने मेडल जीते हैं। अगर आप शूटिंग के लिए आप देखें तो एक राई थे, उन्होंने कितने शूटिंग्स हमारे लिए उधर जीते हैं। आप फुटबॉल का एक भारत का अगर आप देखा जाए तो पूर्वोत्तर एक फुटबॉल इतने बढ़िया बढ़िया पूर्वोत्तर में स्टेडियम्स है खेलने के लिए। चाहे आप बंगाल का ही जो पहाड़ी एरिया है दार्जिलिंग ले लें, या आप और असम में घुस जाएं, मणिपुर घुस जाएं और आगे घुस जाएं, तो आप देखेंगे कि ये स्पोर्ट्स का तो आप जो एक्टिविटी 70 सालों में, मतलब अब जो पिछले 10 साल छोड़ दिए, 70 रेफरेंस ना ले, 65 का रेफरेंस है, वो पिछले 1947 से लेकर के 2014 तक नहीं, उससे कई गुना एक्टिविटीज आपको नॉर्थ ईस्ट में दिखती हैं। आप असम, आप गुवाहाटी के एयरपोर्ट पर उतर जाइए, आपको 10-10, 15-15 मिनट लग जाता है ऊबर गाड़ी आने में। एक जमाना था जब आप बाहर निकलते थे तो लोग चिल्लाते थे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जो टैक्सी वाले चिल्लाते थे। आज 10-10 मिनट की वेटिंग लगती है ऊबर की, क्योंकि लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। इतने सारे सारे देश को पता होना चाहिए कि पूर्वोत्तर में कितने सारे इंटरनेशनल इवेंट्स हो चुके हैं। और पूर्वोत्तर का मतलब सिर्फ गुवाहाटी नहीं है, पूर्वोत्तर का मतलब थोड़ा और आगे जाइए, आप नगांव होते हुए जो रास्ता पकड़ते हुए आप जोरहट तक जाएंगे तो आप देखेंगे कि कितना सुंदर रास्ता है, बीच में काजीरंगा पड़ता है। जोरहट से आप आगे निकल जाइए तेजपुर, जो अभी लखीमपुर बताया, वहां से आप घुस जाइए फिर दूसरे राज्यों में। बड़ा सुंदर, बहुत बढ़िया इलाका है। तो आप चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे वो शेष भारत की रोड कनेक्टिविटी ईस्ट एशिया से हो, वो सारा पूर्वोत्तर एक मुख्य द्वार बनने जा रहा है भारत के लिए। ये आप समझिए। बिल्कुल। आपने बताया, चूंकि आप लगातार नॉर्थ ईस्ट जाते रहते हैं, मेरा अनुभव साल 2000 का है, जब मैं 1.5 साल असम में था। और इन जगहों की जब आप बात कर रहे हैं तो मुझे वो सारी चीजें याद आ रही हैं, और मैं भी इसी तरह की शंकाएं लेके गया था। तो लोगों ने कहा था कि जरा बच के रहना, गुवाहाटी से बाहर मत निकलना, नहीं तो लोग काट के खा जाएंगे। तो मुझे तो ये बताया गया था कि आदमी काट के खा जाते हैं। तो यहाँ तक जी की जी बात जी। थी। अच्छा, अब प्रधानमंत्री ने जब कल संसद में बोला, तो हालांकि उस समय कांग्रेस वॉकआउट कर चुकी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के चप्पे चप्पे पर घूमा हुआ आदमी हूं मैं। जब मैं राजनीति में कुछ नहीं था तब भी नॉर्थ ईस्ट में पैर घिसता था। उन्होंने कहा कि मेरा इमोशनल अटैचमेंट है। और साथ ये कहने के बाद उन्होंने 3 प्रसंग वो बताए। उन्होंने कहा कि जब असम पर पंडित नेहरू ने रेडियो का भाषण किया था साल 62 में, और उन्होंने ये कहा था कि हम किसी भी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट को, असम को बचा लें, है ना। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि ये कांग्रेस की ही सरकार थी जब उन्होंने बम से हमले कराए थे अपने ही देश के नागरिकों पर। तो जी जी जी। मणिपुर में जो मतलब हिंसा चल रही है, इस पे एक मिनट, इस पे तो जो लोग बताते हैं, जो बहुत जगह दबी छुपाई जबान में कई जगह डॉक्यूमेंटेशन, छुपी छुपाई डॉक्यूमेंटेशन लीक करते हैं ना, डॉक्यूमेंट कभी तो लीक होते हैं तो छुपे जाते हैं, कि उसमें तो यही सुरेश कलमाडी और राजेश पायलट ही थे जिन्होंने मिजोरम के ऊपर में बम डाला था। यही तो थे एयरफोर्स के पायलट जिन्होंने बम डाले थे वहां पे।
बिल्कुल। और जिसको मुझे जिसका इनाम उनको इनाम इतने सारे करोड़ों घोटाले करके मिले और राज्य की सत्ता मिली। बिल्कुल सही बात है। और प्रधानमंत्री ने ये सब जब बातें की ना रंजय जी, तो उन्होंने ये भी बताया कि जो मणिपुर में महिलाओं के साथ जो कुछ हुआ है, उन्होंने कहा कि बहुत गंभीर अपराध हुआ है और हम सब इस पे भी काम कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे भी काम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने साथ में वो ऐतिहासिक पूरी पृष्ठभूमि बता दी कि क्यों मणिपुर इस मुहाने पर पहुंचा है। और सिर्फ मणिपुर तक नहीं रहे वो, बल्कि उन्होंने समूचा नॉर्थ ईस्ट की बात की। तो मणिपुर की वाकई आज के समय, आज की तारीख में जब हम आप बात कर रहे हैं, तो मणिपुर का अपडेट क्या है, क्योंकि आपके पास त्वरित सूचनाएं रहती। चल ये इसके ऊपर एक छोटी सी चीज मैं आपको और जोड़ दूं कि बहुत बड़ा चीज होती है नैरेटिव का खेल। क्या होता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, क्योंकि मैं पूर्वोत्तर ही नहीं, आप जानते हैं और सब लोग जानते हैं, लगभग 27 साल हो गए देश में कौन सा ऐसा जगह गया है नहीं जहां पे हम गए नहीं है। मैंने ही इसी प्लेटफॉर्म पे लोगों को बोलना चालू किया कि भैया वो जो नक्सली नक्सली मत बोलो, माओवादी बोलो। नक्सली बेचारे वो इतने देशभक्त हैं, वहां पे पड़े हुए हैं हाथी घीसा में बेचारे, उनको आप बदनाम कर रहे हो। ठीक है, अब नैरेटिव का खेल होता है। मुझे याद है बहुत पहले हम असम गए थे, जब ये फेसबुक का नया नया दौर शुरू हुआ था, जब खूब सारे कम्युनिस्ट हम लोगों के ग्रुप में हुआ करते थे। है तो अभी भी जो पे छुपे सब पढ़ते रहते हैं, बीच बीच में पता लग जाता है कि कौन क्या कर रहा है, क्योंकि जब मिलते हैं तो बताते हैं आपने ये लिखा था, तो सामने नहीं आते अब। तो मैंने उस समय एक पोस्ट किया था कि एक कुछ 2 इंजीनियर्स हैं, वो एक इलेक्ट्रिकल पोल पे काम कर रहे थे। और जैसे ही मैंने वो पोस्ट वो फोटो डाली कि इंजीनियर्स एट वर्क, क्योंकि जब मैं देखता हूँ इंजीनियर काम कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, अपनी ही जाति बिरादरी है इंजीनियरिंग बिरादरी। तो मैंने फोटो डाला इंजीनियर्स एट वर्क। तो एक कम्युनिस्ट, बहुत फेमस कम्युनिस्ट है इस फेसबुक पटल पे, हम लोगों की लिस्ट में भी हुआ करता था, अब नहीं है। बहुत गालीबाज एक कम्युनिस्ट था, जिससे देखो उसी से लड़ाई करता रहता था। और उसको लोग रेफरेंस पॉइंट मानते थे कि वाह 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 भाई साहब वाह, आपने तो चीन से लेके हांगकांग से लेकर के और सेंट पीटरबर्ग तक के सारी दुनिया हिला दी है। उनको लोग हम्म। रेफरेंस मानते थे, वो कम्युनिस्ट, विदेशी कम्युनिस्ट को। जब मैंने वो फोटो डाली उस पर आके कम्युनिस्ट किया, चाइना में है क्या? मतलब ये जो इन कम्युनिस्टों की नॉलेज है, मतलब ये उन्होंने बोला कि जो आदमी ऐसे वाली आंख वाला और गोरा सा दिखेगा वो चाइनीज। मैंने कहा भैया ये नहीं है, ये हमारा देश है, हमारे देश के इंजीनियर है, पूर्वोत्तर के इंजीनियर है, और मैं इस वक्त नॉर्थ ईस्ट में, और वहां पे ये लोग इंजीनियर पोल पे चढ़ के बिजली के तार लगा रहे हैं। तो देखिए नैरेटिव का खेल ये होता है, ये लोगों को बताया जाता है और लोगों के दिमाग में घुस जाता है, यही चीजें, यही फोटो दिखाई जाती हैं, यही कहानियां दिखाई जाती है, तस्वीर दिखाई जाती है, लोगों के दिमाग में घुस जाता है। तब हमको लगता है कि मतलब अगर आप लाल किले पे घूमते हुए भी किसी पूर्वोत्तर वालों को देख लेते हैं तो लगता है कि चाइनीज आ गया। अरे उतने सारे लोगों को घूमते हुए लगता है ये चीन का आदमी आ गया। कई बार जगह पे मैंने देखा, उनको लोग बोलते हैं, पूछ लेते चाइना, तो वो बोलता नहीं भाई मैं नागालैंड का हूँ। तो ओहो हो अच्छा अच्छा। मतलब ये 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 दुराव किया गया है, ये दुराव एक बहुत बड़ा कारण है, जिससे कि अब ये जब नजदीकी बढ़ती है ना, एग्जाम्पल मैं देता हूं कि जब अगर मान लीजिए कि कोई, अभी हम जो प्रधानमंत्री ने क्या बोला वो छोड़ दीजिए, पहले दर्शकों को ये जानने दीजिए कि सिचुएशन यहां तक आई क्यों। सिचुएशन यहां तक क्यों आई उसका हम आपको कारण बताते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई अगरतला का है, अगरतला का कोई व्यक्ति है, पूरे देश में काम खोजने के लिए खोजते खोजते अगरतला से वो दिल्ली पहुंच जाता है कि वो काम कर रहा है अगरतला में, दिल्ली में, अगरतला का लड़का, नौकरी लगी है। एक जमाना ऐसा था कि अगरतला जाने के लिए, भाई अगर आपके पास पैसा है तो आप तो गुवाहाटी, गुवाहाटी से अगरतला फ्लाइट से उतर जाइए। लेकिन जो आदमी 2000, 4000, 5000, 8000 की उस जमाने में नौकरी करता था, 97, 98 से लेके अब मान लो 20,000 या 30,000 का कर रहा है, ही कैन नॉट अफोर्ड अ फ्लाइट। तो नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस दिल्ली से चलती, उसमें बैठ करके गुवाहाटी आता था। गुवाहाटी हम्म। से गुवाहाटी से वो 48 से 50 घंटे की बाई रोड जर्नी करता था बसों में। तब वो घूम फिर के पूरा कहाँ कहाँ घूमते घूमते वो पहुंचता था अगरतला। नौ मतलब उस व्यक्ति की अपने गांव से, मतलब आ, आ, आता था तो वो 5 दिन लेके चलता था कि 5 दिन जाने में लगेंगे मुझे दिल्ली, ठीक 5 दिन बात। लगेंगे मुझे आने में।
महीने के 10 दिन तो वो खाली और ट्रेनों में और बसों में और सड़क पे गुजार देता था, तब वो अपने गांव पहुंचता था। ये हमारे देश की हालत थी, ये दुराव थी। अब सिचुएशन बदली है। अब आप गुवाहाटी उतरते हैं, गुवाहाटी से सीधे ट्रेन चलती है अगरतला के लिए, बाई ट्रेन आप जाते हैं। अब सिवाया सिलचर, जो रास्ता आप 42 से 50 घंटे में सफर तय करते थे, वो अब 16 से 18 घंटे में तय हो रही है बाई ट्रेन। और वो ट्रेन इसलिए क्योंकि ट्रेन जगह जगह रुकती है, एक लंबे एरिया कवर करती है, एक ही लाइन है, उसी लाइन पे ही सबको जाना है। डबल लाइन की तैयारी, सिलचर तक डबल लाइन हो चुकी है, सिलचर के आगे की लाइन और बन रही है जो अगरतला तक जाएगी। अब जिस यात्रा को आपने इतने इतने वर्षों तक आपने दुष्कर बना रखा था, वो यात्रा जब आसान हो रही है तो लोगों को समझ में आ रहा है कि दिल्ली ने हमारे साथ कैसा कैसा बर्ताव किया था, दिल्ली में बैठे लोगों ने हमारे साथ क्या किया। और ऐसा नहीं तब भी उनको मालूम नहीं था, तब भी मालूम था। लेकिन आप सोचिए कि ये कम्युनिस्ट शासन जो 35 साल रहा त्रिपुरा में, उन्होंने वही हाल बना के रखा, किसी को कुछ पता ना लगे। अच्छा, एक आदमी की नंगई, मानिक सरकार की भूख और नंगई, जो कि दिखावे की भूखी और नंगई थी, उसको बेचते रहे कि वो झोला लेकर के मछली खरीदने बाजार में जा रहा है। तो क्या वो झोला लेके मछली लेने बाजार में जा रहा था, क्या सारी जनता गरीब रहे, सारी जनता भूखे मरे? मानिक सरकार मरे भूखे, जनता क्यों मरे भूखे? लेकिन कम्युनिस्टों का ये एक शोषण करने का एक होता है कि पहले एक कहानी दिखाते हैं। उन्हें कहानी दिखाई मानिक सरकार की कि ये आदमी कितना गरीब है, कितना में। अबे तुम गरीब मत रहो, तुम गरीब मत रहो, तुम अमीर बनो, औरों को अमीर बनाओ, समाज को ऊपर उठाओ, गरीबी मत। बिल्कुल ये गरीबी बिल्कुल बेच ठीक रहे है। थे ये, और लोगों को दूर कर रहे थे। यही दुराव लोगों में कम हो रहा है। जब ये दुराव लोगों में कम हो रहा है, लोग आपस में आ रहे हैं, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं। अब यहाँ से लोग वहां जा रहे हैं, वहां से लोग और आसानी से यहाँ आ रहे हैं। अब आजकल कुछ टूरिस्ट भी दिखते हैं। अच्छा, अगर आपको याद हो कि अब से 10 साल 12 साल पहले मेघालय जैसी जगह पे, चेरापूंजी जैसे में टूरिस्ट खोजे नहीं मिलते थे, 2-4 तो हमारे जैसे पहुंच जाते थे। जो अब जाइए, टूरिस्ट जा रहा है वहां पे। हम लोग घूमने, पहले नॉर्थ ईस्ट के घूमने में बहुत ज्यादा लोग जाते थे घूमने, तो सिक्किम में गंगटोक और ऊपर जा करके और नाथुला पे घूमे और नमस्ते करके चले आए, बहुत हो गया। उधर जाने में डर लगता, उधर जाने की कनेक्टिविटी नहीं थी, जाने के तरीके नहीं थे, रास्ते नहीं थे। अब आप अरुणाचल जाने के लिए अरुणाचल प्रदेश के अंदर में ट्रेन से घुस जाते हैं, आपको सीधे ट्रेन जाती है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी, यहाँ से 1.5 घंटा पड़ती है बाई रोड। इस जमाने में गुवाहाटी उतर करके फिर डगर मगर करते थे। तो चीजें बदल रही हैं, बहुत सारी पूर्वोत्तर में आगे बढ़ी है, लोग जुड़ रहे हैं आपस में एक दूसरे से, लोगों को अब पता लग रहा है। और जब ये लोगों के नॉलेज आ रही है, जैसे जैसे लोग नॉलेजफुल होते चले जाएंगे, जैसे जैसे ही लोग अपने उत्थान की बात करेंगे, वैसे वैसे ही वो व्यक्ति कम्युनिज्म और इस कांग्रेसियत से दूर होता चला जाएगा। यही बिल्कुल इनकी ठीक दुआ है। बात। बिल्कुल ठीक बात। और आपने जब कहा ना कि ये चूरन बेचते रहते हैं कि देखो कैसे फलाने जो है गरीब है और झोला लेके मछली लेने जा रहा है। अरे तो रंजय जी, अगर कम्युनिस्ट ये नहीं करेंगे, वामपंथी ये नहीं करेंगे, तो उनके जल जंगल जमीन और समाज के अंतिम आदमी और सर्वहारा वाले चूरन बिकेंगे कैसे, किस पैकेजिंग में आखिर बिकेंगे? बहरहाल उनका तो ये हमेशा का काम रहा है। अच्छा, अब नॉर्थ ईस्ट को लेके एक जो नई दृष्टि पैदा हुई, और आपने जो चीनी समझ लेने वाली बात कही ना, तो वो नागालैंड के भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं तेमजिन एमना एलांग, इसी मंच पर प्रारंभ के लिए मैंने उनका इंटरव्यू किया था, और उन्होंने तो पब्लिकली वो वीडियो भी मौजूद है, जिसमें वो कहते हैं कि जब वो ताजमहल देखने गए तो उनको लाइन से निकाल के किनारे कर दिया और विदेशी लाइन में बोल दिया कि तुम्हारे को तो इतना पैसा देना पड़ेगा, तुम डॉलर में पैसा दोगे। तो उन्होंने कहा नहीं साहब, मैं तो इंडियन ही हूँ। तो ये बात भी है। पूर्वोत्तर के बारे में अगर आप पहले समाचार देखिए, विमर्श देखिए, और आपने जो एक बात कही ना कि लोग कहते हैं कि एक सड़क बना दो, यानी आवागमन का साधन उपलब्ध करा दो, उसके बाद चीजें तमाम अपने आप इकट्ठी हो जाती हैं। शायद यही वजह है कि 60 से ज्यादा बार प्रधानमंत्री और 400 मंत्री जा चुके हैं वहां पे। और ये भारत के इतिहास में पहली बार है कि प्रधानमंत्री ने तो अपनी कैबिनेट की मीटिंग भी कर डाली पूर्वोत्तर जी। तो ये जो, मैं फिर उसी बात पर आऊंगा कि प्रधानमंत्री ने जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व पहली बार,
और वो भी फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने नॉर्थ ईस्ट का जब रखा, तो आगे आने वाला समय नॉर्थ ईस्ट का कैसे देखते हैं, भारत के लिए भी और वैश्विक पटल पर भी? जी, हम अब देखिए, हम आपको बताते हैं कि आपको कहीं पे भी डेवलपमेंट करना है, वहां के लोगों को डेवलप करना है, तो सबसे बढ़िया वहां का होता है आपका एजुकेशन। वहां पे एजुकेशन कैसी है, आपको मालूम होगा, आपको बताएं, ये सरकार ने इस मतलब इस समय वहां पे कितने एम्स बन रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में। एम्स बनने का मतलब ये नहीं कि लोगों को खाली इलाज मिलेगा। एम्स का मतलब है कि एम्स एक अच्छा मेडिकल लोगों के पढ़ाई का साधन बन रहा है। एनआईटीज लगभग हर राज्य बन चुकी है। एनआईटी चेरापूंजी में हो गई है, एनआईटी मणिपुर, एनआईटी नागालैंड, एनआईटी मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, एनआईटी अरुणाचल, एनआईटी सिक्किम, एनआईटी अगरतला थी ही, बहुत पहले से ही थी, एनआईटी सिलचर। पूर्वोत्तर के हर राज्य में एक एनआईटी और आईआईटी। एक आईआईटी हो सकता है आने वाले 1-2 समय में भी और भी हो जाए। अब वो आईआईटी नागालैंड में जाएगा या अगर त्रिपुरा में जाएगा, कहाँ जाएगा, दैट इज फ्यूचर, क्योंकि वो आने वाले समय में। इसके अलावा बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज वहां पे बनी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो नई बनी है। अब क्या हो रहा है कि एजुकेशन बढ़ रहा है। अब वहां पे क्या, और बहुत सारे दर्शकों को नहीं पता होगा, बहुत सारे जो आपके जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, एमिटी यूनिवर्सिटी नॉर्थ ईस्ट में हो चुका है, जा चुकी है। खैतान ग्रुप की ही यूनिवर्सिटी है, जिसको काजीरंगा यूनिवर्सिटी बोलते हैं, जो आपका काजीरंगा में और जोरहट के बीच में जगह पे, काजीरंगा पे मतलब उन सुंदर वादियों में पड़ता है। बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी वहां पहुंच चुकी है। इससे क्या होगा कि पूर्वोत्तर के जो बच्चे इतना लंबा यात्रा करके किसी जमाने में दिल्ली आते थे, वहां जाते थे, अब उनको वहीं पे ही एक बढ़िया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वहीं पे मिलेगा, वहीं पे एक बढ़िया रिसर्च सेंटर वहीं पे मिलेगा। तो आपको वहां की जो जनता है अब एजुकेशन में आगे आएगी। जब एजुकेशन में आगे आता है तो आपको पता होगा कि अब हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक संस्था में एक इंक्यूबेशन सेंटर हो रहा है, जहां पे नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए रिसर्च होकर के उनको कमर्शियलाइज किया जा रहा है इंक्यूबेशन सेंटर पे। गुवाहाटी के आईआईटी हो गया या एनआईटी सिलचर हो गया इधर पर, अब वहां से बहुत सारे स्टार्टअप और कंपनियां तैयार हो रही हैं। आपको विश्वास नहीं, गुवाहाटी की एक कंपनी है जो इस समय इंडिया में बहुत हाई क्लास का ये पावर जनरेशन पे काम कर रही है। मतलब उनके यूपीएस स्टेबलाइजर ये सब बनते हैं, गुवाहाटी बेस्ड कंपनी है। नाउ गुवाहाटी फैक्ट्री एंड हेड ऑफिस, दिल्ली, मुंबई आर ब्रांच ऑफिस। क्या बात, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बैंगलोर आर ब्रांच ऑफिस, वो वहां से काम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कंपनियां वहां पे। तो जो वैक्यूम था वहां पे टोटल, वो वैक्यूम जब खत्म होगा, प्लस जैसे मैंने भी पीछे बताया कि जब आपका ट्रेड रूट एक खुल रहा है, अब देखिए दार्जिलिंग का चाय, असम का चाय, मेघालय का चाय और वनस्पति, कलकत्ता से जूट एंड ऑल दिस थिंग, अभी भी बहुत कुछ खत्म हुआ लेकिन तब भी चल रहा है। केले का जो रेशा निकलता है उसके बने कपड़े, भागलपुर, ये सारा एक रूप में पड़ता है। चाहे वो भागलपुर का सिल्क हो, चाहे वो मधुबनी की पेंटिंग हो, चाहे वो गोरखपुर का आपका टेराकोटा हो, चाहे वो आपका ये सारा, आप देखिए, आप रूट देखिए, दिल्ली से जब चलेगा तो आगरा, लखनऊ, गोरखपुर, दरभंगा, पूरा मिथिलांचल, पूरा आपका मतलब अगर देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, अवध, पूर्वांचल, मिथिलांचल, आपका होते हुए आप पूर्वोत्तर से होते हुए जितने रास्ते के सब चीजें उत्पादन पड़ेगा, सब एक रोड पे आप पूर्वोत्तर से लेकर के दूसरे देशों में नॉर्थ पूर्वोत्तर में जाया जा सकेगा। प्लस क्योंकि वहां की ब्यूटी है, वहां सीनिक ब्यूटी है, वहां पे अच्छे सेंटर्स हैं, तो आप वहां पे ग्लोबल समिट्स, ट्रेड समिट, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, सब चीज ऑर्गेनाइज किया जा सकते हैं। और सबके लिए कंडूसिव माहौल बस तैयार करने जो लगभग हो रहा था, बीच में इन्होंने डिस्टर्ब किया, लेकिन वो है। ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश से आप देखें तो गोरखपुर से और सिलीगुड़ी,
इसके एक्सप्रेसवे की घोषणा हो चुकी है, उसका डीपीआर तैयार है और बहुत जल्द उसको वो काम भी, तो मुझे लगता है कि आप जो ये कह रहे हैं कि सीधे बंका यानी सीधे बैंकॉक, सीधे थाईलैंड से जो कनेक्टिविटी होगी दिल्ली की, तो ये सारी चीजें ऑलरेडी इस पे काम शुरू हो गया है। ये कागजी बात नहीं है और ये जबानी बात भी नहीं है। मणिपुर विशेष, कम से कम ये श्रेय तो चले ही जाना चाहिए, हालांकि दुखद है, जिस वजह से मणिपुर चर्चा में आया वो दुखद है, लेकिन पिछले 9 सालों से प्रधानमंत्री का एक विशेष अनुराग, विशेष कनेक्शन वो जरूर नॉर्थ ईस्ट से दिखा है दर्शकों। और शायद वही वो बात रही जब इन्होंने कल हाउस में भी बोल दिया और पहली बार बोला इस तरीके से उन्होंने। और आप देखिए तो मणिपुर से जब वो वीडियो आया, आपने उस पर चर्चा की है और बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने इस बात को बताया है। देखिए वो घटना ठीक नहीं थी, वो अलग बात है, लेकिन उसकी मार्केटिंग भी की गई, उसकी प्लेसिंग भी की गई, ये बात भी हकीकत है, ये बात भी सच है। बहरहाल चलते चलते अगर मैं आपको कंक्लूड करने के लिए कहूं नॉर्थ ईस्ट को, क्योंकि अब ये पूरी मणिपुर की अकेली बात नहीं रह गई है, ये पूरे नॉर्थ ईस्ट की बात रह गई है, जिसके बारे में अगर महीने में एक आध बार कभी राष्ट्रीय मीडिया में चर्चा हो जाती थी, और ज्यादातर तो ये कि वहां बाढ़ आ गई, वहां फलाने आ गया, बस इससे ज्यादा मणिपुर के बारे में, सॉरी नॉर्थ ईस्ट के बारे में शेष भारत नहीं जानता था। आज वो मणिपुर कैबिनेट बैठकें कर रहा है। तो चलते चलते अगर मैं कंक्लूड करूं तो प्रधानमंत्री के कल के भाषण जो कि मणिपुर पे उन्होंने दिया, उन्होंने बहुत सारी बातें बोली, लेकिन जो मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट पे उन्होंने कहा, तो क्या आपको लगता है कि मणिपुर के साथ साथ वो पूरा नॉर्थ ईस्ट सांस्कृतिक रूप से भी, आपने तो भौतिक डेवलपमेंट की बात की, एजुकेशनल डेवलपमेंट की बात की, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, सांस्कृतिक रूप से नॉर्थ ईस्ट को शेष भारत के साथ कितना जुड़ता हुआ आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री के नेतृत्व? चलिए एक इसके पहले एक चीज और बता देते हैं। हमारे पिछले प्रधानमंत्री असम से ही राज्यसभा के सांसद थे। देखिए कितनी बार उन्होंने पूर्वोत्तर का या असम का दौरा किया है। इसके पहले जो सबसे ज्यादा लंबा जो या सबसे बड़े 17 साल या कितने साल के प्रधानमंत्री हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बोलो कि कितनी बार उन्होंने पूर्वोत्तर का दौरा किया, अन्य प्रधानमंत्रियों ने कितनी बार किया। एक वो डेटा ले लीजिए प्लस अभी का डेटा ले लीजिए, अपने आप पता लग जाएगा कि पूर्वोत्तर को लेकर के कौन कितना सीरियस है और पूर्वोत्तर की वैल्यू कौन समझ रहा है। पहली चीज, अब जब आपने ये बोला ना कल्चर की, इतना रिच कल्चर है। हम लोग तो जाते हैं ना कॉन्फ्रेंसेज में, कभी आईआईटी कॉन्फ्रेंस हुई, एनआईटी कॉन्फ्रेंस, रिसर्च हम लोग जाते हैं कॉन्फ्रेंस में, तो उसमें एक कल्चरल इवेंट होता है। डेली शाम को 2 घंटे 3 घंटे का एक कल्चर वो दिखाया जाता है कि हम लोगों ने वहां पे मणिपुरी, मेघालय का, मिजोरम का, मतलब पूर्वोत्तर के हर कल्चर का हर डांस, हर सॉन्ग, हर फेस्टिविटीज, और इतने शानदार तरीके से होता है, राइट फ्रॉम डांस टू मार्शल आर्ट्स, हर चीज दिखते हैं। तो उन चीजों को आप, ये चीज मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी कि अभी पीछे लखनऊ में जो प्रोग्राम हुआ था सोन चिरैया, उसमें मणिपुर का एक कार्यक्रम हुआ था, मार्शल आर्ट का कार्यक्रम हुआ था। मणिपुर का था या मिजोरम का था मुझे नहीं, लेकिन बट नॉर्थ ईस्ट वो लगभग सेम ही आ जाता है। वो एक मार्शल आर्ट का कल्चर है वहां पे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और वो कल्चर है, तो वहीं का था। एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें 2 बच्चे थे, बच्ची 2-3 बच्चे और बच्चियां आए थे, उन्होंने बहुत अच्छा मार्शल आर्ट का कार्यक्रम दिखाया था यहाँ पे लखनऊ में हमारे सोची रही है। जितना ज्यादा ये अब ये कल्चरल एक्सचेंज होगा ना, वो तो जाहिर सी बात है कि हम आपके कल्चर को समझे। आप अभी तो पता लगा ना कि लोगों को, हमको तो पहले ही जानते थे, अभी पता लगा कि मैतेई हिंदू हैं और वैष्णव हैं। और बहुत लोगों को मालूम है, जिन लोगों ने ये सुना होगा अपनी जिंदगी में कि वो इंसान काट के खा जाते हैं पूर्वांचल में, उनको पता ना चाहिए कि इसमें से कितने सारे वेजिटेरियन लोग हैं, नॉनवेज नहीं है, बिल्कुल वो मुर्गा मछली इसलिए नहीं खाते हैं। बिल्कुल इस पे भी कभी डिस्कशन किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप वहां जाएंगे तो खाली आपको वही मिलेगा खाने के लिए, बहुत सारे वेजिटेरियन लोग हैं। ये इतने वेजिटेरियन, इतने पूजा पाठी, इतने कर्मकांडी लोग हैं। मतलब अपने का जरूरी नहीं है कि वो, भाई हर जगह हमारे यहाँ पे बदलता रहता है ना पूजा पद्धति, दिल्ली से लेकर के लखनऊ में, लखनऊ और गोरखपुर में बदल जाती है, वहां पे भी पूजा पद्धति, लेकिन उनकी एक पद्धति है। वो बहुत वैष्णव हिंदू है, वेजिटेरियन है, मंत्र पढ़ते हैं। अलग बात है कि संस्कृत उनकी उस तरीके से उच्चारण कर लेते हैं। तो बिल्कुल कल्चरल समावेशी और एक दूसरे का कल्चर, यहाँ का प्रोग्राम वहां हो, वहां का प्रोग्राम यहाँ हो, कथक वहां हो, वहां का यहाँ वहां हो, मेघालय का प्रोग्राम
केरल में हो, केरल का प्रोग्राम मणिपुर में हो, मिजोरम का प्रोग्राम तमिलनाडु में है, भरतनाट्यम नागालैंड में हो, यही तो करना है आगे। एकदम एकदम सही बात है। और मुझे याद आता है साल 2000 में जब मैं असम में था, करीब 1.5 साल तक, तो एक बार 4 दिन की छुट्टी लगातार पड़ी, नौकरी में थे, 4 दिन की छुट्टी पड़ी और सैटरडे संडे भी दोनों तरफ ऐड हो रहा था, तो कुल मिला के मामला 8 दिन का बन रहा था। तो मुझे सुझाया गया कि आप गोरखपुर हो आइए, अपने घर चले जाइए। लेकिन संजय जी, मैंने अचानक टैक्सी ली और मैं शिलोंग चला गया। शिलोंग पहुंचने के बाद मेघालय टूरिज्म की बस, वो मुझे आज भी याद है, और 3 दिन तक उस बस में, वो पैकेज टूर था, और उस बस में हम चेरापूंजी जाके हमको सबसे पहले पता चला कि यहाँ पूरे विश्व में वो सारी जगह इसको चेरापूंजी बोला जाता है, लेकिन गांव का नाम है शोरा। तो ये सारी चीज, लेकिन कहने को सिंगल रोड थी, और लेकिन खाने का कल्चर अलग। मैं तीसरे दिन जब वो पैकेज खत्म हुआ और बस निकलने को हुई वहां से, तो सच बताऊं, मुझे तो मन किया कि मैं चुपचाप बस से उतर जाऊं और गाइड को ये बोल दूं कि भैया हमको 1-2 दिन और छोड़ दो। लेकिन इस डर से केवल मैं वहां नहीं रुका, क्योंकि सिंगल रोड थी और उस समय यातायात के साधन उतने नहीं थे। मैं शायद वहां पर फंस जाता शोरा गांव में। तो वहां से लेके और अब स्थिति कितनी बदली है जी। आप जब वहां पे मेघालय के थे, आपको कितना समय लगा था शिलोंग पहुंचने में? कितना टाइम लगे, कितने घंटे लगे थे? मुझे शेयरिंग टैक्सी जो पलटन बाजार से गुवाहाटी से मैंने लिया था, तकरीबन मुझे 5-1 घंटे तो लगे थे। आज की डेट में आप जो माली गांव है जो बोला जाता है, पलटन बाजार से माली गांव लगभग आधा घंटा मान लीजिए। माली गांव से आप एग्जैक्ट 1 आवर 45 मिनट 4 लेन हाईवे सीधे शिलोंग। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद है उस समय टाटा सुमो नाम की शेयरिंग टैक्सियां पलटन बाजार से चला करती थी, और उससे मैं गया था। रंजय जी, मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट को केवल एक खिड़की और सुनी सुनाई बातों से बहुत ज्यादा, जिस तरीके से इन 10 सालों ने, इन 9 सालों ने नॉर्थ ईस्ट को पूरे भारत से परिचय कराया है, अब शेष भारत की जिम्मेदारी बनती है, हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी दोनों बाहें खोल के नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएं। घूमने को पहाड़ वहां भी है, वही हिमालय है, और एक से एक अनसीन ब्यूटी है, जिसका कि रंजय जी ने भी जिक्र किया। वो तो आज देख रहे हैं लगातार, और पहले से भी देख रहे हैं, मुझे भी देखने का अवसर मिला है। तो सच कहिए, ये दोनों की गवाहियां मानिए और अगली यात्रा नॉर्थ ईस्ट की करिए, और तब आप समझ पाएंगे और 10-100 लोगों को समझा भी पाएंगे कि नॉर्थ ईस्ट कैसा है। रंजय जी, नॉर्थ ईस्ट इस पे प्रधानमंत्री के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के बहाने हम लोगों ने इतनी सारी बातें की, तो एक बार हम लोग धन्यवाद कर दिया जाए कांग्रेस और विपक्ष का भी, कि इसी तरीके से हम जैसे लोगों को भी देश के अलग अलग भागों के बारे में चर्चा करने की अवसर भी प्रदान करते हैं। जी बिल्कुल। तो इस देश के विपक्ष और कांग्रेस को धन्यवाद देते हुए, रंजय जी आपको भी आज समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी के साथ दर्शकों आप सभी को करते हैं प्रणाम। नमस्कार।